नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते खबरों का, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराए जाने को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हाईकोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे धकेलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हो या देश में पूरा विश्वास खो दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एफिडेविट ये जाकर करके आज कोर्ट में देकर करके आए हैं, जब कोर्ट ने इनको बड़ा फटकार रहा, साल भर से ज्यादा, साल भर होने वाला है इनको जो है निकाय चुनाव की, आज घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। तो मुझे तो आज भी बहुत डाउट है, अभी तक निर्वाचन आयोग में अभी तक शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद नहीं है। आप समझिए, अल्मोड़ा और तमाम चीजों को परिसीमन नहीं हुआ, यहां तक पता नहीं कि हल्द्वानी सीट वो किस कैटेगरी में जाएगी। पूरे कई जगह पर असमंजस है और उसमें ये कहते हैं हम चुनाव करा देंगे 25 अक्टूबर के। तो मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में डाउट इसलिए है क्योंकि उनको डर है हार का डर होने की वजह से वो चुनाव को दू लेट करते जाएंगे। ये है कहानी। अल्मोड़ा में परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने भू माफियाओं को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां पीसी तिवारी ने भू माफियाओं पर सरकार, राजनीतिक पार्टियों और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं तिवारी ने कहा कि पहाड़ में भू माफियाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और स्कूल, रिजॉर्ट, बागवानी के नाम पर सैकड़ों नाली जमीन भू माफियाओं को सौंपी जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन पार्टी ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है और उन्हें जमीनों की लूट के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। अल्मोड़ा जिले में जो डांडा कांडा और में जो जमीनों का बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली के एक बड़े अधिकारी ने मिलकर किया है, वो बहुत ही खतरनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उसको शर्तों का उसने उल्लंघन किया, उसने पूरे गांव की जमीन पर कब्जा की, उसने तमाम लोग जो उसको गलत के खिलाफ बोल रहे थे उनके खिलाफ उसने कार्रवाई की। और 14 साल बाद उस घटना के प्रकाश में आने के बाद ये परिस्थिति आज सामने आई है कि परगना जो एसडीएम ने उसका जो 167 ZALR एक्ट के अंदर जमीन को जब्त किया है। तो हमारा ये कहना है कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम इस पूरे दौरान में इसको 14 साल क्यों लगे, कौन कौन अधिकारी थे, कौन कौन सरकारें थी, जिन सरकारों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाकर गरीब के घर झोपड़ी को उजाड़ने में, उनको बुलडोजर चलाने में दिक्कत नहीं होती, यहाँ कैसे उन्होंने 14 सालों तक वो पटवारी, कानून को, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, राजस्व सचिव और सरकारें क्यों नहीं लगी रही। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर सीडीओ झरना कमठान ने पीएम विश्वकर्मा की समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बात पर सीडीओ ने कहा कि समीक्षा बैठक में इस बार हमारे जनपद में 400 लोगों को मुफ्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन पत्र भी ग्राम पंचायत या नगर निगम और नगर पालिका स्तर में लंबित हैं, जिन्हें जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें बेसिकली जिला उद्योग मित्र की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम अपने उद्योग बंधुओं के साथ में उनकी समस्याओं पे चर्चा करते हैं, वहीं पे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी समीक्षा की गई थी। इसमें हमारे जनपद का इस साल का टारगेट लगभग 4000 का है, जिसके सापेक्ष 2500 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो आवेदन विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न स्तर पर आते हैं और उसके बाद उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। तो हमारे 2500 का टारगेट लगभग अचीव हो गया है। बाकी जो आवेदन पत्र है और किसी स्तर पर लंबित है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लंबित हो या नगर निगम, नगर पालिका के स्तर पर लंबित हो, उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसका समय अंतर्गत निस्तारण करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति, जनजाति और राजनीतिक संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। उत्तरकाशी जिले में विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों के साथ अन्य कई संगठनों ने पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भीम आर्मी, एकता मिशन सहित अन्य संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने भी इस बंद के तहत जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जहां पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं।
हम जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से तुरंत जो है डीएम को अपने टॉयलेट पर वो देंगे व्यापक, और इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलजुल के कर रहे हैं और हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी का एक ही है कि सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाने के बाद इस पे कानून बनाया जाए और नमो सूची में डाला जाए। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश में आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के कठोदाम क्षेत्र में आमखेड़ी नाले की दीवार टूटने से कई इलाकों में बने घरों में पानी और कीचड़ घुस गया है, जिसके प्रशासन ने नगर निगम की टीम से सफाई करवा कर हटाया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है और उनको आपदा मदद सहायता राशि दी गई है। जो बारिश हुई थी काटगांव में काफी दिग्गज बारिश हुई, 160 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। उससे जो देवसिंह नाले की दीवार को किया गया वो दिग्गज हुई और पानी आबादी में हो गया, उसकी वजह से काफी नुकसान और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक जगह तार बहने की सूचना थी, जिससे भी सभी लोग सुरक्षित भी निकल गए और जिन घरों में मलबा दिखता है उनको मुआवजे वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी 100 से अधिक हम लोग भी हरिद्वार में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिसमें जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज और अखाड़े के में शोक की लहर व्याप है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े के पूरे प्रदेश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े में 3 दिन तक शोक घोषित किया गया है। महायोगी जी की साधना करते थे पायलट बाबा, जो बाद में महायोगी नाम से जाने लगे, क्योंकि उन्होंने योग को उस स्तर तक योग को जाना, योग के विषय को समझा, फिर पटल पे उतारा, विश्व पटल पर उतारा। 100 देशों से ऊपर लोगों को ज्ञान देना, शिक्षित करना, धर्म के प्रति, योग के प्रति उन्हें आकर्षित करना। देखिए, स्वदेश के साथ साथ में विदेशों के अंदर में भी बाबा जी का अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभाव रहा। पूरे विश्व में जितने भी उनके अनुयायी, उन सभी को ऐसे समय पर भगवान शंकर शक्ति प्रदान करे कि ऐसे असहनीय दुख को वो सह सके। धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे गुरु भाइयों के लिए और शिष्यों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे, हमारे बट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव है, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल। मानसून सत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र का आज पहला दिन है, जिसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जरूरी कार्यों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कल फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें अनुपूरक बजट पेश होगा और ये अनुपूरक बजट हमारे सामान्य बजट के अनुरूप होगा। सदन बहुत ही अच्छे से ढंग से चलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस अनुपूरक बजट को पास कराएंगे। अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज चूंकि पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ था और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की
वो धन वहाँ तक पहुँचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। तो बता दें कि उत्तराखंड का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और सदन की कार्यवाही का आज पहला दिन था, जिसके बाद सीएम धामी का बयान सामने, जिसमें उन्होंने कामना की है पक्ष और विपक्ष मिलकर अनुपूरक बजट को पास कराएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ता है हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैनी से। जी योगेश जी, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां। जी बिल्कुल, मानसून सत्र का आज पहला दिन है और सत्र के पहले दिन ही सबसे पहले तो यहाँ पर जो पूर्व विधायक रही है जिनकी मौत हो गई थी, केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत और चंपावत के पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी मौत होने के बाद उनकी यहाँ पर उनको शोक संवेदना यहाँ पर व्यक्त की गई सदन में और सभी ने जो है सत्र शुरू होने से पहले उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की। इसके बाद अगर आपको बताएं कि अभी 5 बजे बाद अब सत्र दोबारा शुरू होगा, 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होनी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिंदु है उसमें है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश जो 2024 का जो बनाया गया है। ये कैबिनेट में तो इसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा और वो प्रस्ताव रखने के बाद उसको यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। जिसके बाद जो भी लोक संपत्ति है या दंगा होता है कहीं पर, उसमें जो संपत्ति का नुकसान होता है, चाहे वो निजी संपत्ति हो चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, तो उसकी जो वसूली है वो दंगाइयों से की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनसे वो क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो उसको लेकर के कठोर कानून उत्तराखंड सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। इसको लेकर के विधानसभा के पटल पर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा है लोक तथा निजी, इसके अलावा उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम, इन दोनों में संशोधन को लेकर के भी प्रस्ताव रखा जाएगा पटल पर। और साथ ही जो है आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार करने संबंधी 2023-24 का संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी। जहाँ तक बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष यहाँ पर हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि 3 दिनों का सत्र महज खाना पूर्ति कर चलाया जा रहा है और इसमें जो प्रश्नकाल है उसमें भी समय उनको पूरा नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक कि 500 प्रश्न लगभग अब तक आ चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, उनको लेकर के ही यहाँ पर चर्चा होनी है। लेकिन समय अवधि कम होने की वजह से विपक्ष कहीं ना कहीं अपना विरोध जरूर जता रहा है और विपक्ष का कहना है कि जो प्रश्न है, जनता से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं या जो भी मुद्दे विधायक जन रखना चाहते हैं, उनको समय ही नहीं मिल पाएगा अपनी पूरी बात रखने का। ऐसे में महज खाना पूर्ति बताया जा रहा है विधानसभा के इस सत्र को। और इसके अलावा जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि समय अवधि जो भी रहेगी सभी को मौका अवश्य मिलेगा और सहयोग की यहाँ पर उन्होंने विपक्ष से अपील की है। जी योगेश जी, अब देखने वाली बात होगी कि इस मॉनसून सत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जनता के लिए उम्मीदों पर अनुपूरक बजट खरा उतरता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं ST/SC से जुड़े संगठन मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे, साथ ही आरक्षण में बदलाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। SC/ST आरक्षण को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि करो। SC/ST को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST बहाल करो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 7 जजेस की पीठ ने एक झटका देने वाला फैसला लिया है, उसको लेकर समस्त SC/ST समाज के अंदर काफी आक्रोश है, जिसके तहत आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था थी उसका आधार था शैक्षिक और सामाजिक अन्याय, उसी के आधार पर आरक्षण की नींव रखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए और इस बात का सारा ठेक
तरह आर्थिकी के ऊपर डाल दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग घोर असमर्थन हम इसका करते हैं। और इसी के ही विरोध में आज 21 अगस्त को हम लोगों ने भारत बंद का समर्थन हम लोगों के द्वारा किया। तो इस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी में हम लोगों का पहले से आह्वान था कि शांतिप्रिय ढंग से हम इस आंदोलन को करेंगे, कोई आक्रोश अभी हम लोगों का नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द आक्रोश जो हमने आज दिखाया है, शांतिप्रिय ढंग से आक्रोश दिखाया है, अगर ये नहीं होता है और इस क्रिमिलियर को इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो फिर पूरा समाज, दलित समाज हमेशा संघर्ष करने वाला समाज रहा है और उसको दोबारा से हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि हमें पूरे भारत को ढंग से प्रॉपर तरीके से बंद करना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए तन मन धन और हर चीज से संघर्ष करके हम इसको पूरी तरीके से धरातल पे लेके आएंगे। भारत सरकार की निष्क्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है कि कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर SC/ST के लिए जो क्रीमी लेयर की बात की गई है, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद है और उसी भारत बंद के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, जो ये सरकार की विफलता के कारण निर्णय आया है उसमें जो अल्मोड़ा के लोगों की भी भागीदारी है, उत्तराखंड के लोगों की भी भागीदारी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से तुरंत जो है डीएम को अपने पैलेट पर वो देंगे ज्ञापन, और इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलजुल के कर रहे हैं और हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी का एक ही है कि सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाने के बाद इस पे कानून बनाया जाए और नमो सूची में डाला जाए। के लिए देहरादून में संगठित पर्व सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इस अभियान का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछली बार 16 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा गया था, इस बार 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान पोलिंग बूथों पर केंद्रित होगा और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है 0 से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी 0 से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडल की कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूं कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुंचाएंगे। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर एक तेज रफ्तार कार के टक्कर मारने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने समय बताया तो उसे वापस घर ले जा रहा था। वहीं मोड़ पर एक तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान घटना में एक ही परिवार के 3 महिला समेत वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। इसमें जो है एक कार और एक टुकटुक की कार द्वारा जो है टुकटुक को टक्कर देकर क्षतिग्रस्त किया गया। इसमें जो टुकटुक में सवार व्यक्ति थे उनमें 4, एक ड्राइवर सहित 3 ड्राइवर और 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो टोटल 4 कैजुअल्टी हुई है और 2 जो घायल हैं वो अभी उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत अभी ठीक है। तो इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लोहाघाट में महिलाओं ने भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली, जो रितेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मठाधीश स्वामी मोहनानंद के दिशा निर्देश में हुआ। पंडित मोहन
मनमोहन जोशी की अगुवाई में गणेश पूजा के बाद कलश यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए मंदिर पहुंची और गीता भवन में व्यास रमेश दास महाराज जी की कथा होगी, जो जन्माष्टमी उत्सव और हवन यज्ञ के साथ समाप्त होगी। यहाँ पर 54वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हो चुका है। जैसा कि 54 वर्ष पूर्व स्वामी हीरानंद जी के द्वारा यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मेले का शुभारंभ किया गया था। 38 वर्षों तक स्वामी जी इस आयोजन को करवाते रहे। उसके बाद लगभग 14-15 वर्षों से मैं इस आयोजन को करवाता हूँ। तो सभी क्षेत्रवासी जैसे हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर बढ़ चढ़ के आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। सभी माताएं बहनें नगर की, लोहाघाट की और 12 गाँव की माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर के गई हुई है। आज से भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा के रूप में शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर 54वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बच्चों की चोरी का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने मामा के घर से जा रहे बच्चे को चोरी कर लिया। इस दौरान बच्चे ने होशियारी दिखाई और युवक के हाथ में काट लिया और युवक मौके से फरार हो गया। वहीं बच्चे ने घर में जाकर परिजनों को अपनी चोरी होने की जानकारी दी तो परिजनों ने तत्काल चौकी पुलिस को सूचना दी। वहीं एसपी ने कहा कि मामले की जाँच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा था, ये बच्चा पढ़ के आ रहा था, रात में कोचिंग करके आ रहा था। फिर ये 2 बच्चे थे साथ में, 2 बंदे जो खड़े थे किडनैपर जो थे, उसने पीछे से उठाया, ऐसे उठा के गोदी में लिया, कह रहा है मैं तेरे घर छोड़ के आऊँगा। तो उन्हें हाथ पैर हिलाया, उन्होंने देखा कि ये तो मैं इसे जानता नहीं, उनने अपने पैर हिलाए, किसी ने देखा नहीं। उसके बाद में जो उन्हें हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद में फिर उन्हें छोड़ा, फिर वो भाग के आया अपने घर में। फिर घर वालों को सारी बातें बताई कैसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई। ये बेसिकली एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को ले जाते हुए दिख रहा है और उसके संबंध में तहरीर भी एक प्राप्त हुई है, जिसमें परिजनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वो बच्चा जो है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा था। तो फुटेज के माध्यम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। टिहरी के घुतू में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। कई घर मलबे में दब गए और मवेशियों के दबे होने की सूचना मिल रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए हैं। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। राहत की बात यह है कि अभी जान हानि की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। को घुट्टू बिलंग एरिया में काफ़ी बारिश हुई और उसमें जैसा सूचना मिली है कुछ जगह बादल भी फटे हैं और इसमें जो हमारा मेन हाईवे है उसमें कई जगह भी रुकावट है। कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना है और इसके अतिरिक्त 2 से 4 घरों की भी क्षति होने की सूचना मिली है, प्रारंभिक सूचना। अभी कोई जनहानि की हमको कोई सूचना नहीं मिली है और जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है जिस डिपार्टमेंट का सभी अधिकारी उस क्षेत्र में के लिए निकल गए हैं और जैसे जैसे अभी हमको और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उस हिसाब से और कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।